हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अर्जुन, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर और मैं आप सबका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए। आप बहुत एक्साइटेड होंगे, कुछ लोग नर्वस भी होंगे, बट टेंशन नहीं लेने बेटा। ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी आगे के जो हायर क्लासेस है बेटा 10th 11th और 12th, इन सब का बेस यही से स्टार्ट होगा। आपको आपकी पढ़ाई का जो ड्यूरेशन है वो भी अभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप 10th में 11th में और 12th में जाएंगे तो आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए इस साल को हम और ज़्यादा एकदम इंटरेस्टिंग और फनी वे में पढ़ेंगे। और आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड में आपका जो मैथ्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है बेटा, 9th और 10th में भी। अप टू 8 तो आपको एक ही बुक थी, बट अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको मैथ्स की दो बुक रहेगी, एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री। अलजेब्रा मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब होता है ज्योमेट्री। तो डरना नहीं है, सिलेबस थोड़ा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग बहुत है। अगर ये 9th का सिलेबस आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो 10th आपको बहुत आसान जाने वाली है। आप बोलेंगे सर ये तो सब लोग बोलते, क्यों ऐसा। बेटा 9th स्टैंडर्ड में सिलेबस बहुत बड़ा है, इसको अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी, तो 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस कुछ भी नहीं लगेगा। क्योंकि अभी देखो 8 तक आपको सिलेबस बहुत कम था, अभी 9th में एकदम से बढ़ गया। इसको अगर अच्छे से करेंगे तो 10th में तो आप हैबिचुअल हो जाओगे, सेम ही रहेगा, है ना। उल्टा 10th वाला सिलेबस थोड़ा आसान भी है। ओके, तो बेटा 9th स्टैंडर्ड को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आपका अलजेब्रा का पहला टॉपिक आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसका नाम है सेट। ओके, तो बेटा आज हम सेट की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सेट क्या होता है, इसको हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। देन मेथड ऑफ राइटिंग सेट, सेट को लिखने के कुछ तरीके हैं क्या वो भी देखेंगे। देन टाइप कितने होते हैं सेट्स के, एंड देन लास्ट इक्वल सेट क्या होता है। तो बस चार ही टॉपिक हमें डिस्कस करने आज के क्लास में, है ना। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट में देखने वाले, टेंशन मत लो। आज का बस ये पहला ही पार्ट रहेगा, इसमें बस यही 4 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट इसको बहुत ही एकदम मस्त तरीके से हम समझेंगे, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, आपको सारा का सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आपको बने रहना है लास्ट तक। ये हो सकता है 50 मिनट 60 मिनट तक चलेगा। उसमें आपका आज के जो 4 टॉपिक्स है बेटा सारे के सारे कवर हो जाएंगे, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बेटा सेट, ये जो वर्ड है सेट, तो ये सेट को हम सराउंडिंग में कहां कहां पे यूज करते हैं। हम बहुत बार इस वर्ड का यूज करते हैं। कैसे, देखो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, एक बार जॉब लगी ना तो फिर मामला सेट हो जाएगा। दूसरा क्या है, अभी सेट करके आता हूं। तीसरा क्या बोल रहा है, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में गए हो, है ना, तो अभी आप टेक्स्ट बुक आपके लाने के लिए शॉप में तो जाते हो, है ना, वहां पे जाके क्या बोलते होंगे, भैया 9th स्टैंडर्ड के बुक का सेट देना जरा, बराबर। तो देखो सेट का यूज हम कहां कहां पे कर रहे, ये जो वर्ड है सेट, इसका यूज हम कहां कहां पे कर रहे, देखो यहाँ पे किया। अब ये देखो, शादी करके मैं अपनी लाइफ सेट करना चाहता हूं, है ना, ये भी बहुत बार हम बोलते हैं। हम मतलब आपके जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं वो बोलते हैं, आप तो नहीं बोल सकते। और ये वाला सबके घर में चलता है बेटा, सबके घर में। 10th कर लो लाइफ सेट है, 12th कर लो लाइफ सेट है, कॉलेज कर लो फिर लाइफ सेट है। बट हमें पता है यार, ये सब बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अपने पूरे लाइफ में स्ट्रगल ही करना पड़ता है। इसलिए अपने अश्नीर भाई बराबर बोलते ये सब दोगलापन है ना। हमें लाइफ टाइम अपना स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि ये होने के बाद पूरा लाइफ सेटल हो जाएगा। कोई भी आपका जो टारगेट है बट वो करना पड़ेगा, है ना। आगे की लाइफ अगर आपको आसान करनी है तो वो सब करना पड़ेगा बेटा। इसलिए ये जो सेट है ना, इसका यूज हम बहुत बार अपने सराउंडिंग में अपने लाइफ में करते हैं। बट मैथ्स वाला जो सेट्स है ना, जो टॉपिक का नाम है हमारा सेट्स, उसका और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सर क्यों बताया हमें ये। बेटा सेट ये जो वर्ड है ना, इसका सराउंडिंग में कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये बताने के लिए मैंने एग्जांपल्स दिए। बट मैथ वाला जो सेट्स है, अपना जो टॉपिक है, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, उसको एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम। तो देखो देखो सेट का डेफिनेशन क्या है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट। मतलब
ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करना है हमें, और वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइन और यहाँ पे इधर है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों का मीनिंग मैं समझा देता हूं। बट सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो सेट का बेसिक मीनिंग है उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं एग्जाम्पल में कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स। अब ऐसा अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे तो आप सबके दिमाग में सारे के सारे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं सब आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स बोला है मैंने, यहाँ पे ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं किया है। बट मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको तुरंत समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। अब दूसरा एग्जांपल बेटा, कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट, कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स। ओके, कलेक्शन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स। अब ये दोनों एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइन क्या होता है। यहां पे अगर देखेंगे तो सारे के सारे बॉलीवुड एक्टर्स आ जाएंगे उसमें, और सबके लिए वो सेम रहेगा, वो जो सेट है वो सबके लिए सेम आएगा क्योंकि सारे के सारे एक्टर्स उसमें आ जाएंगे। बट सेकेंड केस में क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ माई फेवरेट। अब मेरे फेवरेट अलग है, किसी दूसरे के फेवरेट अलग हो सकते हैं ना, किसी को टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है, किसी को ऋतिक रोशन अच्छा लगता है, हर एक की चॉइसेस अलग अलग है। तो उनके सेट में उनके फेवरेट जो एक्टर्स है वो आएंगे, तो हर एक का सेट अलग अलग बनने वाला है। तो इसको हम वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, सबका सेट जो है वो सेम आना चाहिए, जो कि पहले वाले केस में आ सकता है, जितने भी बॉलीवुड एक्टर सब आएंगे यहां पे सबके लिए सेट अलग अलग बनेगा, तो ये होता है वेल डिफाइन। आई होप यहां पे क्लियर होगा। अब दूसरा जो बेटा डिस्टिंक्ट वाले का मीनिंग क्या है उसको भी हम समझ लेते। डिस्टिंक्ट वाले का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे, कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड चाचा। देखो दिख रहा है ये जो वर्ड है बेटा चाचा, इसके जो लेटर्स है ना, इनका हमें कलेक्शन करना है, इनका हमें एक सेट बनाना है। तो सेट जब भी बनाते हैं ना हम, तो सेट को हम ऐसे लिखते बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स, है ना, एक्स मतलब कैपिटल लेटर। सेट को हम जब भी लिखेंगे ना तब कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं, चाहे वो ABCD अप टू XYZ कोई भी लेटर ले लो आउट ऑफ 26, बट वो कैपिटल होना चाहिए, है ना। तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। देन इक्वल टू आएगा। अब मुझे क्या करना है, चाचा इस वर्ड में जितने भी लेटर्स है उनका मुझे एक सेट बनाना है। तो पहला वर्ड यहां पे क्या है बेटा, तो पहला लेटर क्या है C, देन क्या आ रहा है H, है ना, पहला है C, उसके बाद H, फिर आ रहा है A, तो CHA हो गया, फिर से C आ रहा है, रिपीट नहीं लेना है, एक ही बार लेना है, हर एक वर्ड को हर एक एलिमेंट को एक ही बार लेना है। तो C तो हमने पहले लिया है, तो इस C को हम नहीं ले सकते। देन H को भी लिया है तो H को नहीं लेंगे, A को भी लिया था, A को नहीं लेंगे। इसका मतलब चाचा इस वर्ड का जो सेट है ना वो बस चा बनेगा। क्या बनेगा, चा, क्योंकि सेट का रूल होता है कि हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे उनको रिपीट नहीं करना है। तो ये बन गया सेट, राइट। तो डिस्टिंक्ट का जो मीनिंग है ना वो यहां पे है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग चाहिए। अब यहां पे C तो लिया था मैंने, फिर से एक बार C मैं नहीं ले सकता, है ना, फिर से एक बार H नहीं लेंगे, फिर से एक बार A नहीं लेंगे। तो इसका मतलब हमें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, म्हणजे वेगवेगळे पाहिजे, सर्वचे सर्व एलिमेंट कसे पाहिजे, वेगवेगळे असले पाहिजे। तर हा झाला सेट तयार। तर आय होप इथपर्यंत तुम्हाला आता सेटची डेफिनेशन एकदम क्लिअर असणार, कोणालाच काही प्रॉब्लेम नाहीये। अ वेल डिफाईन म्हणजे असा ऑब्जेक्ट, असे ऑब्जेक्ट असले पाहिजे जे सर्वांसाठी सेम असतील, बरोबर। आता मी कोणाला जर विचारलं चाचा याच्या वर्डचे जे लेटर्स आहेत त्यांचा सेट बनवा, त्यांचा असंच येणार ना, बरोबर। त्यामुळे तो वेल डिफाईन आहे। आणि डिस्टिंक्ट म्हणजे काय, प्रत्येक एलिमेंट हा कसा आहे, वेगवेगळा आहे, बरोबर। तर यालाच आपण काय म्हणतो मग, सेट म्हणतो। क्लिअर, एकदम क्लिअर। चला आता सेट बद्दल काही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहेत
ते आपण एकदा समजून घेऊया. सेटचे बेसिक कॉन्सेप्ट काय काय. आता हा जो सेट लिहिलाय मी इथं, याच्यामध्ये बघा हा जो एक्स आहे, हा एक्स म्हणजे काय, की सेटला आपण डिनोट करण्यासाठी कॅपिटल लेटर वापरतो. तर नेहमी इथं कॅपिटल लेटरच असलं पाहिजे, हे लक्षात ठेवा, है ना. हे नेहमी कॅपिटल लेटर असलं पाहिजे. इथं लिहू शकतो मी एनी कॅपिटल लेटर, है ना. ABCD अप टू XYZ कुठलंही या 26 पैकी, तर हे इथं आपण लिहिणार नेहमी. हा जो आहे ना बेटा, हा नेहमी कर्ली ब्रॅकेटच असला पाहिजे. सेटला लिहिण्यासाठी आपण असले राऊंड ब्रॅकेट किंवा स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज नाही करणार. आपण नेहमी कर्ली ब्रॅकेटचा यूज करणार आहे. आणखी काय असतं यामध्ये, आणखी हे जे आहेत ना CHA, तर याला CH आणि A, यांना आपण काय म्हणतो बेटा, यांना आपण म्हणणार एलिमेंट्स किंवा त्याला आपण म्हणणार मेंबर्स. ठीक आहे, एलिमेंट्स किंवा मेंबर. तुमचा कुठलाही कॉन्सेप्ट बुकमधला मिस होणार नाही, याचं टेन्शन घेऊ नका. इच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट मी कव्हर करतो, इच अँड एव्हरी कॉन्सेप्ट. लेक्चर झाल्यानंतर, लेक्चर बघितल्यानंतर एकदा बुकमध्ये गो थ्रू करा. आपण जेवढं काही शिकवलं आहे त्यामधला एक तरी कॉन्सेप्ट तुझा मिस झाला असेल तर मला सांगा. कुठलाच कॉन्सेप्ट मिस होणार नाही, सर्वच्या सर्व कव्हर करतोय. तर हे झालं एलिमेंट किंवा मेंबर. आता त्यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आपल्या सेटमध्ये बघा लेटर्स कोणते कोणते, CH आणि A, 3 लेटर्स आहेत, बरोबर. मग त्यांना मी असं पण तर लिहू शकतो बघा. आता C जो आहे ना, हा लेटर X या सेटमध्ये येतो. आपल्या सेटचं नाव काय, X, त्यामध्ये C पण येतो, H पण येतो आणि A पण येतो, बरोबर ना. मग याला मॅथमॅटिक्सच्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो माहिती आहे का, C बिलॉंग्स टू X. हा जो सिम्बल आहे याला आपण असं रीड करणार, बिलॉंग्स टू. कसं रीड करणार, बिलॉंग्स टू. तर इथं लिहितो मी C, याला मी म्हणणार बिलॉंग्स टू, बरोबर. फक्त हा जो दिसतोय ना त्याला मी बिलॉंग्स टू म्हणणार. मग याचा कंप्लीट मीनिंग काय होणार, वर्ड्समध्ये जर लिहायचं झालं तर याला मी कसं म्हणणार माहिती आहे का, C असं लिहिणार मी, C बिलॉंग्स टू सेट X. क्लिअर. यालाच मी वर्ड्समध्ये असं लिहिणार आहे. आणि असा क्वेश्चन आहे आपल्या एक्सरसाइजमध्ये, असा क्वेश्चन आहे. असं जर असेल तर याला आपण वर्ड्समध्ये कसं लिहिणार, बरोबर. आता याच्या उलट असं पण तर येऊ शकतं ना कधी कधी, की CHAच्या व्यतिरिक्त मी कुठलंही लेटर घेतो. आता B घ्या किंवा Y घ्या, काही पण घ्या ना. सपोज मी B घेतला, आता B यामध्ये तर नाहीये, मग त्याला कसं लिहितो आपण मॅथमॅटिक्सच्या भाषेमध्ये, हे असं बघा, B हे तर बिलॉंग्स टू झालं, पण B नाहीच आहे त्यामध्ये. मग त्यावेळेस आपण काय करणार, हा B X मध्ये येत नाही, म्हणजे त्याला मी काय करणार मग असं. ठीक आहे, सेम कलरनी करा, कन्फ्यूज नका होऊ की वेगळ्या कलरनी करायचं काय नाही, सेम. फक्त त्याला कट करायचं. बिलॉंग्स टूचा जो सिम्बल आहे ना त्याला कट करा. म्हणजे यालाच आपण काय म्हणणार, मग यालाच आपण कसं लिहिणार, की B डज नॉट. काय लिहायचं, B डज नॉट बिलॉंग्स टू सेट. आय होप इथपर्यंत क्लिअर आहे. हा जो B आहे ना तो या सेट X मध्ये येत नाही. येस, इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे, डेफिनेशन क्लिअर आहे, एक्झाम्पल्स क्लिअर आहेत. त्यानंतर सेटचे काही बेसिक टर्म्स जे आहेत त्या पण क्लिअर असायला पाहिजे. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम नसायला पाहिजे. आता आपल्याकडे ना मॅथ्समध्ये काही स्टँडर्ड सेट्स आहेत, है ना. काही स्टँडर्ड सेट्स आहेत म्हणजे यांचे नावं किंवा त्यांना जसं म्हटलं ना मी, सेटला आपण कुठल्याही लेटरने डिनोट करू शकतो, ABCD अप टू XYZ. पण काही असे स्टँडर्ड सेट्स आहेत ना, त्यांचे लेटर्स आपण चेंज नाही करू शकत. त्यांना त्याच लेटरने आपण डिनोट करतो, त्याचं लेटर आपण चेंज करू शकत नाही. मग असे कुठले सेट्स आहेत हे पण बघूया. बघा आता, स्टँडर्ड सेट्स. काही स्टँडर्ड सेट्स आहेत ते कोणते बघा. नॅचरल नंबर्स माहिती काय असतात, हा सर सगळ्यांना माहिती, आम्हाला एकदम बेसिक आहे. नॅचरल नंबर म्हणजे कुठून स्टार्ट होतं सांगा बरं. नॅचरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नाही 1. नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 1 2 3 अप टू इन्फानाइट. हा झाला नॅचरल नंबरचा सेट, बरोबर. मग W म्हणजे काय असणार बरं, होल नंबर, बरोबर ना. होल नंबर कुठून स्टार्ट होतात, -1, नाही 0, 0 देन 1 2 3 अप टू इन्फानाइट. म्हणजे होल नंबरचा सेट जो आहे
त्याला आपण असं लिहिणार 0 1 2 3 अप टू इन्फानाइट. मग नॅचरल नंबरच्या सेटला आपण n ने डिनोट करतो, होल नंबरच्या सेटला आपण w ने डिनोट करतो. त्यानंतर आणखी काय काय कोणते कोणते नंबर असतात, इंटिजर है ना. तर हे असतात बघा इंटिजर्स, राईट. ते नंबर्समध्ये तुम्ही लिहू शकता सेटच्या फॉर्ममध्ये, सर्व निगेटिव्ह नंबर्स, पॉझिटिव्ह नंबर्स आणि 0. बरोबर. नॅचरल नंबरचे निगेटिव्ह करा, 0 आणि नॅचरल नंबर, ही एक्झॅक्ट डेफिनेशन आहे. त्यानंतर कोणते असतात, क्यू म्हणजे काय, क्यू म्हणजे कोणते नंबर, रॅशनल नंबर्स आहे ना. रॅशनल नंबरचा सेट आपण कशाने डिनोट करतो, मग क्यू ने डिनोट करतो. आणि एक लास्ट राहिला आता आर. आर म्हणजे काय, रिअल नंबर्स. ठीक आहे. तर रिअल नंबरचा जो सेट आहे त्याला आपण डिनोट करतो आर ने, कॅपिटल आर. तर हे झाले काही स्टँडर्ड सेट्स इन मॅथमॅटिक्स. करेक्ट. एकदम बेसिक पासून पुन्हा एकदा बघा. डेफिनेशन आपण बघितली की वेल डिफाईन्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. वेल डिफाईन म्हणजे काय, प्रत्येकासाठी सेम सेट आला पाहिजे, त्यालाच आपण वेल डिफाईन म्हणतो. डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगवेगळे, ज्यामध्ये आपण एलिमेंट्सला रिपीट करत नाही. सेटला नेहमी कॅपिटल लेटरने लिहितो आपण, कर्ली ब्रॅकेट. त्यानंतर यांना एलिमेंट्स किंवा मेंबर्स म्हणतात, ज्यांना कॉमनली सेपरेट केलेलं असतं नेहमी. त्यानंतर जर तो एलिमेंट त्या सेटमध्ये येत असेल त्याला बिलॉंग्स टू म्हणतात, येत नसेल त्याला डज नॉट बिलॉंग्स टू म्हणतात. आणि काही स्टँडर्ड सेट्स इन मॅथमॅटिक्स. बस एवढंच बघितलं आपण या स्लाइडमध्ये, राईट. आता पुढचा पार्ट बघूया. पुढे काय दिले आपल्याला, आता क्वेश्चन आहे डायरेक्ट. ठीक आहे. सेटची डेफिनेशन जर एकदम क्लिअर असेल तर तुम्ही सांगा मला, या 4 पैकी कुठल्या कलेक्शनला आपण सेट म्हणणार आहे. बघा बरं एकदा व्यवस्थित रीड करा. कुठल्या कलेक्शनला आपण सेट म्हणायचं. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट. कलर्स ऑफ द रेनबो. कोणालाही जरी विचारलं, रेनबोचे कलर्स तर आपल्याला माहिती आहे, 7 कलर्स. कोणते, विबग्योर है ना, व्हायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन. विबग्योर जो ना पॅटर्न तोच असतो ना. बरं, हे तर सर्वांचा आन्सर सेम आहे. बाकीचे पण बघू एकदा. टॉल ट्रीज इन द स्कूल कॅम्पस. आता टॉलची डेफिनेशन काय आपण सांगितलं का, नाही. 5 मीटर, 10 मीटर, किती मीटर है ना. किसको टॉल बोलेंगे, टॉल की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं. बच्चा ही इतना छोटा है तो उसके लिए ये वाला पेड़ भी टॉल लगेगा, है ना. अब मुझे, मेरे से ज्यादा हाइट अगर होगी तो मैं इसको टॉल बोलूंगा, है ना. तो टॉल की डेफिनेशन यार सबकी अलग अलग होगी ना, तो इसलिए ये वेल डिफाइन हो ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं आएगा. अच्छा, ये रिच पीपल इन द विलेज, इसकी भी डेफिनेशन क्लियर नहीं. रिच की डेफिनेशन क्या है भाई, जिसके पास अमाउंट लाख में है उसको मैं रिच बोलूंगा. किसी दूसरे को लगता नहीं नहीं है, लाख रुपए तो कोणाकडे असतात, जरा करोड़ों मध्ये पाहिजे, है ना. अगर क्रोर्स में होंगे तो वो रिच है, किसी को उससे भी ज्यादा लगता होगा, है ना. तो रिच की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं हो सकता. इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक. मेरे जैसा गरीब बच्चा है, मुझे तो सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा, है ना. बट जिसको मैथ्स अच्छी लगती है उसके लिए तो सब कुछ इजी है यार, है ना. मतलब ये भी सबके लिए अलग अलग होगा, है ना. स्टूडेंट वाइज ये चेंज होता रहेगा. हर एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल जो है इजी डिफिकल्ट वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये भी सबके लिए अलग होगा. इजी सबके लिए, एक ही सेम एग्जाम्पल सबके लिए इजी तो नहीं हो सकता, किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि किसी को भी पूछो यार, रेनबो में जो कलर्स है ना वो तो सेम रहेंगे, है ना. सबका आंसर सेम आने वाला है. तो यहाँ पे हमारा सेट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए. आई होप सेट का एग्जाम्पल आपको अभी क्लियर है, उसके डेफिनेशन क्लियर है, उसका मीनिंग पूरा क्लियर है, सेट क्या होता है ये आपको अभी तक समझ में आया होगा, है ना. आगे बढ़ते, अभी सेट में और क्या क्या पढ़ना है हमें, इंटरेस्टिंग क्या क्या है. और एक एग्जाम्पल देखते, देखो. राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स. अभी भी बोला था मैंने, अगर ये वाला सिंबल के ऊपर कट किया हुआ है तो क्या बोलते हैं इसको, पब्लिक क्या बोलते हैं इसको, उसको हम क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू. बट क्या, तो जगह तो बहुत है अपने पास, तो क्या लिखेंगे फिर, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट. आया समझ में, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट n. बस इतना लिखेंगे. इसके आगे अब देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे कट नहीं है, इसका मतलब 4/3 बिलोंग्स टू सेट q, बराबर ना. तो ऐसा लिख देंगे फिर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 बिलोंग्स टू
सेट क्यू, खत्म, राइट। एकदम इजी यार। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया आय होप सबको क्लिअर होगा, सर्वांना समजला असेल। या टाईपचा कुठलाही क्वेश्चन आला तर तुम्ही एक्झाम मध्ये त्याला सॉल्व्ह करू शकता, राईट। पुढे बघा आता। ओ, आता सेटला लेने पद्धति कोणत्या कोणत्या है ना। सेट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो सेट को हमारे सिलेबस में दो तरीके से लिख सकते हैं ना। पहला तरीका कौन सा बेटा, लिस्टिंग मेथड, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। ठीक है, नाम है उसका। लिस्टिंग मतलब हम क्या करेंगे, उसके जो एलिमेंट्स है ना उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। और इधर है रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। रूल मतलब उसमें कोई तो एक रूल यूज करके हम उसका सेट बनाएंगे, या उसी का दूसरा नाम है सेट बिल्डर, है ना। अब इसको है ना एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पे, सेट ऑफ फर्स्ट 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नॅचरल नंबर। कोणते नंबर, नॅचरल नंबर्स। अगर ऐसा मैं बोलता हूं यहां पे तो सबके दिमाग में सेम आने वाले नेचुरल नंबर, ये थोड़ी ना चेंज होंगे यार, सबका आंसर सेम आने वाला है। सपोज मैं यहां पे लिखा बी, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में तो यही आते हैं यार, 1 2 3 4, करेक्ट। ये होता है हमारा लिस्टिंग मेथड। जैसे देखो यहाँ पे मैंने नंबर्स का लिस्ट कर दिया, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर है सबका लिस्ट कर दिया। वैसे तो लिस्टिंग मेथड हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, है ना। सेट का जो एग्जांपल लिया था मैंने वो लिस्टिंग मेथड का ही लिया था, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट अभी 70 to 80% क्लियर है कि लिस्टिंग मेथड क्या होता है। देखो लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना इसको हम लिखते बेटा करली ब्रैकेट में, बराबर। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, एलिमेंट्स रिटर्न इन करली ब्रैकेट, बराबर। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके बारे में मैं बता रहा हूं इसमें क्या क्या होता है। इसमें एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, और उसको कॉमा से सेपरेट कर, सेपरेटेड बाय। और क्या बताया था, हाँ और बताया था ना मैंने कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो ईच एलिमेंट्स आर रिटर्न ओनली वंस, एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट, बराबर। उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर एकदम, यस। हाँ, और कुछ है इसमें, और कुछ है बताना, जैसा करली ब्रैकेट में लिखना है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो ये हो गया बेटा अपना लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड के बारे में, राइट। रिपीट नहीं करेंगे उसको। अब यहां पे क्या होता है, इसी एग्जाम्पल को मैं इधर लिखता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा कि यार ये लिस्टिंग और रोस्टर में रिलेशन कैसा है। सेम एग्जाम्पल को मैं अभी यहां पे रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर मेथड के फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना। अब देखो मुझे यहां पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से, बराबर है। मुझे ऐसी कोई तो भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहां पे जिसमें मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स मिलेंगे। मैं ऐसा कौन सा सेंटेंस बोलूंगा कि मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसका मैं थोड़ा लिखने का पैटर्न आपको बता देता हूं। जैसे देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं बी, बी लिख रहा हूं सेम, ना। चलो इसको नाम थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बी रखो क्योंकि सेट भी तो सेम है। हाँ, बी इज अ सेट ऑफ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स। ये पैटर्न है इसका लिखने का, अभी डरना नहीं है, मैं बताऊंगा, है ना। P is a set of all x such that x, है ना। P is a set of all x, x की जगह पे आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं बट वो स्मॉल होना चाहिए यहां पे, है ना। x की जगह पे कोई भी लेटर यूज करो बट वो स्मॉल होना चाहिए। तो यहां पे लिखता हूं बेटा मैं x इज इक्वल्स टू n, है ना। मतलब x जो है ना वो n के बराबर है, बट n क्या है, तो यहां पे लिखता हूं मैं n बिलोंग्स टू नंबर, मतलब वो जो n है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट यार नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है, बट हमें इन्फिनिट तक चाहिए क्या, नहीं, कहां तक चाहिए, फिर बस 5 तक चाहिए। तो इसको लिमिट भी देनी पड़ेगी, इसको कहीं तक कहां पे रुकना है ये भी बताना पड़ेगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बट n इज लेस देन और इक्वल्स टू, हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, है ना।
अब दोनों सेट का मीनिंग एक ही होता है, यहां पे भी 1 से 5 तक नंबर से, यहां पे भी 1 से 5 तक नंबर है। इसको मैं और अच्छे से एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको देख के डर लग रहा होगा ये कैसे लिखा सर ने, बहुत डिफिकल्ट है। कुछ भी नहीं है, इसका पैटर्न है ना। अभी हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे ना, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हर एक का सिग्निफिकेंस क्या है एक बार देखते हैं बेटा। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं सच दैट ना, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सच दैट। किसी किसी बुक में आपको इस लाइन के बदले में कोलन भी मिलेगा, ठीक है, कोलन भी मिल सकता है। इस लाइन के बदले में कोलन दिया तो भी उसका मतलब सेम ही होता है, राइट। देखो इसको पढ़ते कैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इसको वर्ड्स में लिख के दिखाओ, है ना, तो फिर हमें पता होना चाहिए। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखते, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, P is अ सेट ऑफ, है ना। B इज इक्वल टू को क्या बोलेंगे बेटा, B इज अ सेट ऑफ, इस ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल x, यहां पे x है ना, अगर यहां पे y होता तो ऑल y, सो B इज अ सेट ऑफ ऑल x, सेट ऑफ ऑल x। उसके बाद क्या है, सच दैट, तो सच दैट ही बोलेंगे हम। B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x is a B is a set of all x, सब x का सेट है B, बट x क्या है, x is a natural number। अच्छा, x is a natural number, बट कहां तक, x is a natural number less than or equal to 5, right। x is a natural number less than or equals to 5, right। ऐसा लिखेंगे हम इसको, मतलब ऐसा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, फिर से एक बार, P is a set of all x such that x is a natural number and x is a natural number less than or equal to 5, करेक्ट। अब इसी को मैं लेस देन 6 भी कर सकता था, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बेटा। लेस देन और इक्वल टू 5 अगर बोलेंगे तो भी 5 और 5 से छोटे नंबर आने वाले, बट लेस देन 6 बोलूंगा तो भी तो 6 से छोटे नंबर मतलब 5 आने वाला, इसमें 5 4 3 2 1 है ना, तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है बेटा। ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। आई होप अभी सबको क्लियर होगा कि इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहां पे हम ऐसे कुछ प्रॉपर्टी यूज करते हैं ताकि हमें उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसका टेंशन मत लो, इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। अभी शुरू में आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, उसको हम आसान बनाएंगे, ठीक है। देखो अब यहां पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स आर रिटर्न, या फिर डायरेक्ट सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, elements are written using a common property, using a कॉमन प्रॉपर्टी। अब कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यहां पे मैंने कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी यूज की कि नेचुरल नंबर वाले, x इज इक्वल टू एन, ये वाला एक फॉर्मूला यूज किया मैंने कि x n के बराबर है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 5 है, बराबर है। तो ऐसे कोई भी कॉमन प्रॉपर्टी या फिर ऐसा कोई भी रूल यूज करके मैंने सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड में सेट को लिखा है, बराबर। यहां पे वेरिएबल्स भी यूज करते हैं हम, इसको हम, ये दंडी जो है ना, इसको हम बोलते हैं सच दैट, उसके बदले में कोलन भी आ सकता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है बेटा लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में। आई होप सबको क्लियर होगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको रूल मेथड बोलते हैं, यहां पे हम पर्टिकुलर रूल यूज करते हैं इस सेट को लिखने के लिए। इसके अलग अलग एग्जांपल देख के हम इसको और आसान बना देंगे, आपके अंदर जो डर बैठा है अभी बस उसको हम भगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर तो होगा, ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने पहले भी कवर किया था। और ये वाला जो है ये होता है बेटा रूल मेथड। तो ये दो मेथड से सेट को लिखने के, इसको एक बार देख लो आप, बाद में आपको इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है क्या, देखते हैं। हाँ ये देखो क्वेश्चन, अभी बोला था मैंने राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। अभी आप लोग रेडी है ना, मैंने एक लिख के दिया था, ये देखो
ये लिख के दिया ना मैंने, इसको वर्ड्स में कैसे लिखते। अब इसको आप ट्राई करो ना, ट्राई करो आप कि कैसे लिखेंगे, है ना, साथ में, मेरे साथ में आप भी ट्राई करो कैसे लिखेंगे। देखो मैंने क्या बोला था, पी, यहाँ पे पी है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी इज इक्वल टू को क्या बोलेंगे, इज अ सेट ऑफ ऑल, क्या ऑल पीस, वहां पे एक्स था, यहाँ पे पी है। मैंने बोला था कोई भी लेटर यूज करो बट वो स्मॉल लेटर होना चाहिए, बराबर है। तो पी इज अ सेट ऑफ ऑल पीस, ऑल पीस सच दैट ये जो लाइन है ये क्या बोल रही है, सच दैट पी इज एन ऑड नंबर, सच दैट पी इज एन, पी कौन सा नंबर है बेटा, ऑड नंबर है, पी इज एन ऑड नंबर, फिनिश हो गया। थोड़ा अभी आपका आसान लगेगा। ये देखो, P is a set of all x such that P is an odd number, फिनिश। इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया, बराबर। और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो, है ना, इतने सारे एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहला देखो बेटा, क्या लिखा है, 2 4 6 8 अप टू 14। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। तो देखो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 4 6 कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, सब नंबर्स, कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे इवन नंबर है सर, बराबर है, सारे के सारे इवन नंबर है। बट इवन नंबर है कहां से कहां तक है वो भी तो पता होना चाहिए। 2 से स्टार्ट हो रहे 14 तक जा रहे हैं ना, मतलब 2 से लेके 14 तक सारे के सारे इवन नंबर्स है। तो इसके लिए कोई तो भी हमें कॉमन प्रॉपर्टी यहां पे लिखनी है ताकि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सके। देखो यहां पे लिखा हुआ A is a set of all x, क्या बोला है, A is a set of all x। देखो क्या बोला यहां पे, A is a set of all x such that x is an even natural number less than 15। अब देखो 15 से छोटे इवन नेचुरल नंबर अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इवन बोला है ना, इवन बोला है, इवन बोला है तो 2 से स्टार्ट होगा, है ना। इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा, और इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 14। बट आगे कहां तक रुकना है, कहां पे रुकना है, उसके लिए हमने क्या बोला, लेस देन 15। हो गया ना क्लियर, है ना। ऐसे इवन नेचुरल नंबर्स चाहिए जो कि 15 से छोटे हैं, तो वही आएंगे भाई, इतने ही नंबर्स आने वाले, इसके अलावा एक भी नंबर नहीं आएगा। और इसमें से कोई भी नंबर छूटेगा नहीं इस प्रॉपर्टी में, देख लो आप एक बार, है ना, पूरा का पूरा कवर कर दिया इस प्रॉपर्टी ने कि हाँ यही नंबर्स आएंगे, बराबर। अब ये वाला एग्जाम्पल, P is a set of all x such that x is a perfect square number between 1 to 20, है ना। P ऐसे x का सेट है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 से लेके 20 तक, बिटवीन मतलब 1 के बाद और 20 के पहले, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 है, बट 1 तो हमें लेना नहीं है। 1 के बाद क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बराबर। तो हमारा सेट तो स्टार्ट होगा भाई 4 से, बराबर। तो B इज अ सेट ऑफ ऑल x, तो 4 आएगा पहले। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बट ले नहीं सकते क्योंकि 20 के बीच वाले ही नंबर चाहिए, है ना। तो 5 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते फिर, तो यहां पे हमारे नंबर्स आ गए, राईट बेटा। आता थोडं थोडा कॉन्फिडन्स येतोय, हा सेट बिल्डर फॉर्म जरी असला तरी आम्ही घाबरणार नाही, आता आम्हाला एकदम क्लिअर आहे, बरोबर ना, एकदम क्लिअर आहे ना। चला आता पुढचे बघा, सी सेट मध्ये काय दिलं, AEIOU, है ना। आता इंग्लिशचं तुम्हाला जर नॉलेज असेल तर माहिती तुम्हाला AEIOU काय असतं ते, इंग्लिश अल्फाबेट्समध्ये काय येते, वोवेल्स आहेत ना, मग वोवेल्स ती कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करतात सर्व लेटर्स, बरोबर। सो वी कॅन राईट हिअर सी इज अ सेट ऑफ ऑल, कुठलंही लेटर घ्या तुम्ही, मी वाय घेतो आता, है ना, वाय,
all y such that y is a vowel in English alphabets. हो गया खत्म, है ना. C is a set of all y such that y is a vowel in vowel सिर्फ vowel. y is a vowel in English alphabet. खत्म, इतना ही है ना. अब ये क्या बोल रहा है? T is a set of all y such that y is a color in the rainbow. अच्छा, रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं उसके बारे में बोल रहा है. तो रेनबो में कौन से कलर्स होते हैं यार, हमें तो पता है. रेनबो में कलर्स होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और खत्म. हो गया हमारा सेट रेडी. सबका आंसर सेम आने वाला. करेक्ट. अब यहां पे क्या बोल रहा है? P is a set of all x such that x is an integer and x is greater than -3 and less than 3. बराबर. x एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है. -3 से बड़ा नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन याद करो. -3 से बड़ा, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3. बड़ा मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ जाना चाहिए ना, और छोटा मतलब नेगेटिव की तरफ. तो -3 से बड़ा मतलब ये आएगा, -3 से बड़ा, और 3 से छोटा मतलब इधर जाएगा, ये वाला पोर्शन. बराबर. यस. -3 से बड़ा मतलब -2 के आगे वाला, और 3 से छोटा मतलब इधर वाला, मतलब -2 -1 0 1 2 आएगा. बस इतना ही आएगा. बराबर. तो यहां पे लिखेंगे P, और P के अंदर एलिमेंट्स आएंगे -2 -1 0 1 2. फिनिश. नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने. ग्रेटर देन -3, हाँ बराबर है. ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा तो -2 आएगा, और 3 से छोटा मतलब 2 आएगा. एकदम परफेक्ट है ना. -2 -1 0 1 2 इतने ही नंबर्स. इस एकदम क्लियर. अब लास्ट बेटा हमारा 1 8 27 64 125. क्या कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे सारे के सारे नंबर्स? ध्यान से देखो. जैसे यहां पे देखा था सारे के सारे इवन नंबर्स थे, अब यहां पे देखो, यहां पे भी देखो स्क्वायर नंबर से, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से. ऐसा ही कुछ तो भी यहां पे दिख रहा है मुझे. बट क्या ये स्क्वायर नंबर्स है? नहीं, कुछ तो चेंज है इसमें. देखो एक बार यार, 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है वो. 8 क्यूब है, किसका? 2 का. मतलब क्यूब वाली सीरीज हो सकती है. तो 27 किसी का क्यूब है क्या? हाँ, 27 तो 3 का क्यूब है. अरे मतलब मिल गया ना हमें लॉजिक. एक रूल मिल गया हमें. ये सारे के सारे क्यूब नंबर से यार. ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है. तो ऐसा ऐसा चलता रहेगा ना, डॉट 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 डॉट, मतलब ये चलता रहेगा. बराबर. तो हमें कॉमन प्रॉपर्टी तो मिल गई यार, कि हमारे जो नंबर्स है जो सेट के अंदर आने वाले हैं वो एक क्यूब है. किसके? नेचुरल नंबर के. बट कुछ लिमिट है क्या? कुछ भी लिमिट नहीं है, वो चलता जाएगा अभी आगे तक, है ना. तो इसको कैसे लिखेंगे? एम नाम है ना, तो एम इज अ सेट ऑफ, कुछ भी लेटर ले लो. कौन सा नहीं लिया यहां पे? देखो एक्स वाई तो लिया, जेड ले तो, है ना. सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इज अ क्यूब ऑफ, किसका क्यूब है वो? नेचुरल नंबर का क्यूब है. दैट इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर. अरे लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो रुकती ही नहीं, फिर इन्फिनिट तक जाते. तो 1 से ही चाहिए ना हमें, और इसको रोकना थोड़ी है, ये तो इन्फिनिट तक जा रहा है. तो हमें इसको यहाँ पे कुछ लिमिट देनी ही नहीं है. अगर यहाँ पे यहीं पे रुक जाता ना 125 पे, तो हम कैसे लिखते पता है? कि z is a, m is a set of all x such that z is a cube of natural number less than 6. 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 5 है ना, तो 5 का क्यूब है. बट इन्होंने इसको यहाँ पे रोका ही नहीं, कंटिन्यूअसली जा रहा है. वो कहां तक? इन्फिनिट तक जा रहा है. इसलिए हम भी इसको रोकेंगे नहीं. फिर ये बस क्यूब लेता रहेगा. किसका? नेचुरल नंबर का क्यूब लेते रहो, अपना सेट आगे चलता रहेगा. बराबर. यहां पे स्टॉप नहीं किए
तो हम भी इसको स्टॉप नाही करेंगे. समज में आया? समजलंय सर्वांना? याला आपल्याला थांबवायचं नाहीये, कारण आपला सेट कसा आहे, इन्फायनाईट आहे. ते बघणार आहे आपण याच्यानंतर इन्फायनाईट काय असतं. सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा, आपला हा सेट यामध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते थांबत नाहीयेत, स्टॉप होत नाहीयेत, है ना, अनकाउंटेबल आहेत. आपण सांगू शकत नाही किती आहेत, म्हणून आपण इकडे पण स्टॉप केलेलं. आय होप तुम्हाला सेट बिल्डर जो मेथड आहे, सेट बिल्डर मेथड किंवा रूल मेथड, त्यावर कॉन्फिडन्स आला असेल. येस, आता भीती वाटत नाही तेवढी. आणखी भरपूर एक्झाम्पल्स करणार आहे आपण. आणखी होमवर्कमध्ये पण तुम्हाला एक्झाम्पल्स मिळतील ना, त्यामध्ये पण तुमची प्रॅक्टिस होईल, त्यामुळे घाबरू नका. घाबरने का नाही आहे, बिलकुल रिलॅक्स राहू. ठीक आहे. तर आतापर्यंत आपण सेट काय असतंय बघितलं. त्यानंतर सेटला लिहिण्याच्या 2 पद्धती आणि त्यावरचे भरपूर सारे एक्झाम्पल्स पण आपण सॉल्व केलेले आहेत. आता जाऊया आपण थोडंसं पुढे. बघा, राईट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. यांना आपल्याला रोस्टर फॉर्ममध्ये लिहायचं. रोस्टर फॉर्म म्हणजे कोणता? लिस्टिंगवाला. लिस्टिंग मेथड म्हणजे लिस्ट करायचे नंबर है ना. बघा, सेट ऑफ इवन नंबर्स बता सकते हैं? यस, बहुत सिंपल है सर. इवन नंबर्स तो मैं लिखूंगा ए, सपोज है, नाम कुछ भी दे सकते हैं आप. इवन नंबर्स बोला है, अरे इवन नंबर तो 2 से स्टार्ट होता है, बट आगे कुछ बोला है क्या, कहां पे रुकना है? नहीं बोला, तो ये चलता रहेगा, फिर कंटिन्यू. खत्म, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया. दूसरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50. 1 से लेके 50 तक इवन प्राइम नंबर का सेट चाहिए हमें. भाई इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए. मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है. कौन सा नंबर है वो, बताओ जल्दी. कौन सा है? 2. बराबर. ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर. इसको 1 से 50 नहीं, इसको 1 से 1000 भी बोलते ना, तो भी एक ही आंसर आता था, 2. बराबर. क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में एक ही नंबर है ऐसा जो कि इवन भी है और प्राइम भी है. तो यहां पे बोला है कि 1 से लेके 50 तक सारे इवन प्राइम नंबर का सेट बनाओ. एक ही नंबर आता है भाई, कौन सा? 2. लिख दो, फिर उसको नाम दे दो सेट को कुछ तो भी. सपोज बी नाम दे रहा हूं मैं, और उसके अंदर एक ही नंबर आएगा, क्या? 2, है ना. 1 से लेके 1000 बोलो, लाख बोलो, कुछ भी बोलो, इवन प्राइम नंबर बोलेंगे तो एक ही आएगा, 2. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स क्या? नेगेटिव इंटीजर्स तो -1 से स्टार्ट होगा, -2, -3, इधर तो रुकेगा ही नहीं, फिर ये तो इन्फिनिट तक जाएगा. बराबर. तो ये हो जाएगा बेटा अपना सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. -1 से लेके लेफ्ट साइड तक इन्फिनिट तक चलता जाएगा, माइनस इन्फिनिट तक चलता जाएगा. बराबर. इसको भी कुछ नाम दे सकते, देना है तो डी. 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम. 7 बेसिक साउंड, सुर में जो साउंड होते हैं, पता है ना क्या होता है? सारे गमा पा नी सा. हाँ, करेक्ट. तो उसको भी हम लिख सकते हैं बेटा. यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से, कोई भी लेटर ले लो. तो यहाँ पे लिखता हूँ सारे, अरे सारा हो गया सारे गमा पादानी. क्लियर ना? 1 2 3 4 5 6 7 एकदम परफेक्ट है ना. जो सुर होते हैं उसके अंदर ये 7 साउंड्स होते हैं बेटा. सारे गामा पादानी. फिनिश. बराबर. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट. तो हमने जो रोस्टर फॉर्म है ना, उसको एकदम रोस्ट कर दिया. पूरा क्लियर है, अभी सबको एकदम क्लियर है. कोई भी क्वेश्चन दे दो, हम रोस्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बराबर ना. चलो आगे बढ़ते बेटा. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड. अब रूल मेथड, रूल मतलब जहां पे रूल अप्लाई करते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, जिसको हम सेट बिल्डर भी बोलते हैं, जहां पर हमें सेट बिल्ड करना पड़ता है, याद रखने के लिए बस. हाँ, तो इसको कैसे करेंगे यार? हाँ, अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से करेंगे ना आप, तो आपको सेट बिल्डर पे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अब देखो 1 4 9 16 कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? सारे के सारे नंबर्स मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 भी 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, उसके आगे 4 का स्क्वायर है, 10 5 का स्क्वायर है. इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर जो है ना, ये नॅचरल नंबर के स्क्वेअर आहे. अरे बरोबर आहे ना. हे सर्वचे सर्व नंबर जे आहेत ते नॅचरल नंबरचे स्क्वेअर आहेत. 1चा स्क्वेअर, 2चा, 3चा, 4चा, 5चा, 6चा, 7चा, कुठपर्यंत? 10 पर्यंत. हा 10चा स्क्वेअर आहे बघा. आणि हा
ओके, समजलं. पण याला सेट बिल्डरमध्ये लिहायचं कसं सर? तेच तर समजत नाही आम्हाला. घाबरायचं. बघा, आता एकदम आरामात करू आपण. ए ना हा, याला मी लिहितो ए इज सोबत म्हणा तुम्ही. ए इज अ सेट ऑफ, म्हणजे लिहायचा ब्रॅकेट. ए इज अ सेट ऑफ ऑल काय, कुठलंही व्हेरिएबल घ्या, ऑल एक्स सच दॅट. ए हा सर्व एक्सचा सेट आहे, पण ते एक्स कसे आहेत, म्हणजे सच दॅट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स काय बेटा, एक्स हा एन चा स्क्वेअर आहे. एन म्हणजे काय ते पण सांगतोय ना. एक्स हा कोणाचा तरी स्क्वेअर आहे. हा कोण आहे, हा आहे नॅचरल नंबर. हा बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. समजते ना. एक्स हा एन चा स्क्वेअर आहे, पण एन काय, मी लगेच क्लिअर केलं की एन हा तर नॅचरल नंबर आहे. अच्छा, नॅचरल नंबर आहे, पण नॅचरल नंबर कुठपर्यंत, फक्त 10 पर्यंत. समजते ना. 1 पासून स्टार्ट होईल तर 10 पर्यंत जातोय. म्हणजे इथं पुन्हा एकदा क्लिअर करतो मी, एन इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू, झाला प्लान. समजलं. बघा, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is equals to n square, n belongs to natural number and n is less than or equal to 10. म्हणजे तो नॅचरल नंबर तर असला पाहिजे, पण 10 किंवा 10 पेक्षा छोटाच पाहिजे, आणि त्यांचे स्क्वेअर आहेत आपले एक्स. झाला आपला आन्सर. बरोबर ना. हा, सेकंड बघा. हा तर 6चा पाडा दिसतोय मला, है ना. 6चा टेबल आहे. 6 12 6चा टेबल आहे. 6 2 जा 12, 3 जा 6, 3 जा 18, 6 4 जा 24. बघा. ओके, मग याला कसं लिहू मी आता. जर टेबल असेल एखादा, त्याला असेल पी इज अ सेट ऑफ ऑल वाय सच दॅट वाय इज इक्वल्स टू, म्हणजे हे 6चे मल्टिपल आहेत ना. इट मीन्स ऑल दीज आर द मल्टिपल्स ऑफ 6. बरोबर, म्हणजे त्याला मी असं लिहितो मग 6 इंटू एन. एकदम सोपं आहे ना. वाय इज इक्वल्स टू 6n, पण एन काय, एन बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर. अच्छा, कुठपर्यंत, 8 पर्यंत, कारण 6 1 जा 6 आणि 6 8 जा 48. बरोबर ना. म्हणजे आपल्याला कुठपर्यंत जायचंय, 8 पर्यंतच जायचं आहे. समजलं. येस सर, एकदम परफेक्ट आहे आता. बरोबर. हे बघा, असं लिहू शकतो आपण त्याला. नेक्स्ट नंबर बघा आपला काय, नेक्स्ट सेट बघा काय, स्माइल है ना. सी जो सेट आहे त्यामध्ये आपल्याकडे काही लेटर्स आहेत ज्यामध्ये मला स्माइल दिसतंय. मग मी असं लिहू शकतो इथं, याला असं लिहायचं मला की सी इज अ सेट ऑफ ऑल, आता घेतो मी झेड, ऑल झेड सच दॅट झेड इज अ लेटर, झेड इज अ लेटर इन वर्ड स्माइल, है ना. स्माइलचे लेटर्स आहेत ना ते. बरोबर. आता याच्या ठिकाणी इथं तुमचं आन्सर वेगवेगळं पण येऊ शकतं. बरं, हा जो स्माइल आहे ना, त्याच्याऐवजी तुम्ही दुसरं पण घेऊ शकता, स्लाइम घेऊ शकता. फक्त हे आलं पाहिजे, सर्व स्पेलिंग हे आल्या पाहिजेत. बरोबर. त्यामुळे इथं प्रत्येकाचं आन्सर वेगवेगळं येऊ शकतं. आणखी एखादा वर्ड असेल ज्यामध्ये हे SMILE येतं, तो पण वर्ड इथं चालेल, त्याचा आन्सर पण करेक्ट असेल. क्लिअर. नेक्स्ट ही बघा काय, संडे मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे. हे आणखी एकदा क्लिअर करू का. बघा, स्माइल लिहिलं मी, मला स्माइल दिसला, पण एखादा स्टुडंट इथं स्लाइम पण लिहू शकतो. बरं, स्लाइम हा पण एक वर्ड आहे, म्हणजे स्लाइम या वर्ड मधले पण लेटर असू शकतात ना. हे स्माइलच असेल असं काही नाही, याच्यामधले पण असू शकतात. त्यामुळे वर्ड वेगवेगळा येऊ शकतो, काही फरक पडत नाहीये. तर इथं आपण त्याला असं लिहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. चला मी आता नेक्स्ट आहे बघा, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, हे काय, ऑल दीज आर दी डेज इन अ वीक, है ना. हप्त्यामधले हे सर्व 7 दिवस आहेत. तर याला आपण कसं लिहिणार बेटा, मग डी, इथं लिहितो मी डी इज अ सेट ऑफ ऑल, एन लिहितो मी, कुठले लेटर घेऊ शकतो आपण, एन, सच दॅट एन इज अ डे ऑफ वीक. राईट. एन हा एक दिवस आहे त्या हप्त्यामधला, म्हणजे हे सर्व येते मग. बरोबर, संडे टू सॅटर्डे पूर्ण. त्यानंतर हा बघा आता, AET हे कशा कशामध्ये येतो बरं, हे जे लेटर्स आहेत ते कशा कशामध्ये येऊ शकतात, हे टी मध्ये पण येऊ शकतात किंवा ईट मध्ये पण येऊ शकतात. बघा, EAT TE एकच आहे,
तर आपण दोघांपैकी कुठलंही लिहू शकता, हेच सांगायचं तुम्हाला इथं पण, बरोबर. वेगवेगळे वर्ड्स असू शकतात ज्यांच्यामध्ये हे लेटर्स येतात, त्यामुळे वर्ड्स वेगवेगळे असू शकतात. जर असतील ते वर्ड एक्झिस्ट करत असतील तर लिहू शकता. आता इथे मी असं लिहिणार बघा, एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल, काय घेऊ, कुठलं लेटर घेऊ, x is a set of all y such that y is a letter of word बोलो या फिर इन वर्ड बोलो, ऑफ वर्ड. मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा t, है ना, कि t के अंदर जितने भी लेटर्स है उनका सेट अगर बनाएंगे तो हमें ये वाला मिलेगा AET. उसकी जगह पे आप इट भी ले सकते हैं, यहाँ पे इट भी ले सकते बेटा, इट में भी सेम आते हैं EAT, इट ले लो या फिर टी ले लो, दोनों भी चलेगा, राइट. तो अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर होगा, है ना. देखो ना, सेट बिल्डर फॉर्म के कितने सारे क्वेश्चंस कर दिए हमने, अभी 5 क्वेश्चंस किए, इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस स्लाइड में. तो आई होप आपको अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा. बस इसको और कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट मत करना, है ना. और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तक चलेगा, ठीक है. खुद से कर पाओगे. अभी अगर कोई अलग सा क्वेश्चन आ जाता है तो खुद से कर पाओगे, रट्टा नहीं मारना है ना. सेम एज इट इज क्वेश्चन अगर आता है तो एज इट इज लिखना है, ऐसा नहीं करना है बेटा. खुद का दिमाग भी यूज करो ना. अलग क्वेश्चन आता है तो अभी आपको करते आना चाहिए अभी, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, ठीक है. चलो ट्राई करना है बेटा, गलत हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो खुद से. अब देखो, P is a set of all x such that x is an odd natural number. x एक odd natural number है, बट x 1 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 5 है. मतलब 1 से बड़ा ऑड नेचुरल, 1 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर तो 3 आता है, और 5 के इक्वल या 5 से छोटा, इक्वल भी चलेगा तो 5 ही आता है. बस यही दो नंबर्स आएंगे, है ना. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. करेक्ट बेटा. क्या बोला था कि x एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 1 से बड़ा बट 5 के इक्वल या फिर 5 से छोटा, तो बस 3 और 5 आएंगे ना. तो यही हमारा आंसर है. क्लियर. चला पुढे बघा. P is a set of all x such that x is a letter of the word India. India इस वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है. तो कौन सा आंसर आएगा, इधर नहीं देखते, इधर ही बनाते सेट, है ना. देखो, सबसे पहले I लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, N लिखेंगे, T लिखेंगे, फिर से I आ रहा है, नहीं लिखेंगे क्योंकि I लिया हमने एक बार. A आ रहा है, हाँ लिखो. N आ रहा है, नहीं क्योंकि लिया है. तो क्या बन गया बेटा, इंडा. देखो इंडा कहाँ पे, इंडा कहाँ पे दिख रहा है, इंडा अंडा अंडा इंडा, है ना. रिपीट नहीं करना है सेट में, बराबर. आई लिया था इसलिए रिपीट नहीं किया, एन भी लिया था इसलिए रिपीट नहीं किया. तो हमारा जो सेट बनेगा बेटा वो बनेगा इंडा, INDA. एकदम क्लियर. सर्वांना समजते ना. हाँ, रिपीट जर नाही केलं तर आपला करेक्ट आन्सर येत आहे ऑप्शन बी, आणि तेच करेक्ट. रिपीट करायचंच नसतं आपल्याला. नेक्स्ट. ओहो, अब आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, है ना. सेट को लिखने के जो मेथड्स है वो हमने देखे. अब हम देखेंगे कि सेट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के सेट्स हमारे सिलेबस में है. तो सबसे पहले है बेटा, यहां पे आता है सबसे पहले सिंगलटन सेट. सिंगलटन मतलब क्या, मैं समझाता हूं, एक मिनट. सबसे पहले आएगा सिंगलटन सेट. अब ये सिंगलटन क्या होता है, बहुत सिंपल है. सिंगल का मतलब होता है सिंगल, 1, है ना. जिस सेट में एक ही एलिमेंट आता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन एलिमेंट. नाम से ही क्लियर हो गया, बराबर है. तो यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे ओनली 1 एलिमेंट आता है, तो क्या लिखेंगे, ओनली 1 एलिमेंट जिस सेट में आता है त्यांना आपण म्हणायचं सिंगल सेट एलिमेंट, सॉरी सिंगलटन एलिमेंट. करेक्ट. एक्झाम्पल द्या सर. आता एक्झाम्पल आपण सेट बिल्डर फॉर्म मध्येच बघूया, म्हणजे तुमची आणखी भीती कमी होईल सेट बिल्डर फॉर्मची. बघा, मी असा एक सेट लिहितो, कसा लिहितो, असा. A is a set of all x such that x is an even prime number. मैंने एक सेट लिखा है, जिसमें मुझे इवन प्राइम नंबर चाहिए. कितने होते हैं बेटा इवन प्राइम नंबर्स, एक ही होता है ना.
पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है अपने मैथमेटिक्स में, है ना, कौन सा? 2। तो इसी को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा यार, सिर्फ 2 आएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? एक ही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिंगलटन सेट बोलेंगे। हो गया फिर हमारा क्लियर। सिंगलटन सेट क्या होता है? एकदम क्लियर, बराबर। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, जिसका एग्जांपल मैंने दोनों भी फॉर्म में दे दिया, रोस्टर फॉर्म भी है और सेट बिल्डर फॉर्म भी है। और कौन से सेट होते हैं सर? और भी सेट होते बेटा। कौन से? दूसरा सेट जो है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे नल सेट। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ना, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी और नल, नल तो भी आपको ज्यादा मतलब इतना फैमिलियर वर्ड नहीं है, बट एम्प्टी तो सबको पता है यार। एम्प्टी मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, जो खाली है। तो इस सेट के अंदर भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा कि एम्प्टी मतलब नो एलिमेंट। क्या लिखेंगे? नो एलिमेंट, नो एलिमेंट्स, राइट। तो एग्जाम्पल दे दो सर, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल भी ले लो भाई। बी इज अ सेट ऑफ, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल देता हूं, ऑल वाई सच दैट वाई इज एन इवन प्राइम, या फिर इवन भी छोड़ो यार, वाई इज अ प्राइम नंबर, बट वो प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए? लेस देन 2। अब बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि 2 से छोटा? यार अरे 2 से छोटा तो 1 होता है, तो 1 थोड़ी ना प्राइम नंबर है, नहीं है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स कितने हैं जो कि 2 से छोटे हैं? एक भी नहीं है, बराबर। इसका मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक भी नहीं आएगा। एक भी नहीं आएगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो सेट है ना वो एम्प्टी है। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मैं उसको ना हाईलाइट करता हूं, है ना। ये गलती करेंगे कुछ स्टूडेंट्स, ऐसा लिखेंगे, हाँ सर कुछ भी नहीं ना, मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है। अरे भाई 0 भी तो एक एलिमेंट है, तो 0 क्यों लिख रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है मतलब इसके अंदर 0 एलिमेंट्स है। 0 एलिमेंट तो 0 लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा दिखाना है उसको, एम्प्टी से दिखाना है, 0 लिखना नहीं है। अगर 0 लिखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं लिखना है। ये मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। उसको खाली दिखाओ सेट को, या फिर ऐसा लिखो, इसको हम फाइव बोलते हैं ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइव बोलते हैं। इसको ऐसे पढ़ना है, फाइव। अगर आपको पढ़ना है उसको तो फाइव बोलेंगे, ठीक है। तो आपको सिंगलटन सेट और नल सेट या फिर एम्प्टी सेट एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है ना। हाँ, अब इसके बाद और 2 सेट आते बेटा, और वो जो 2 सेट है उसमें आता है, एक होता है बेटा फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट मतलब क्या होता है सर? अरे फाइनाइट मतलब ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट है, जिसकी कोई लिमिट है, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट, है ना। तो यहां पे लिखेंगे बेटा एलिमेंट्स आर काउंटेबल। जिसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। इसका भी मैं एक सारे के सारे में सेट बिल्डर फॉर्म में ही देता हूं, उसको बाद में हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हमारी और उसकी जो भीति है वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं यहां पे लेता हूं x इज अ सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज अ इवन नंबर, इवन नहीं, z इज ए ऑड नंबर लेस देन, दैट इज एन ऑड नंबर लेस देन, बराबर। अब मैंने यहां पे लेस देन बोल दिया ना, मतलब लिमिट लगा दी उसको कि 10 से छोटे ही हमें ऑड नंबर चाहिए, बराबर। 10 से छोटे हमें ऑड नंबर चाहिए,
तो कौन से नंबर्स आएंगे बेटा यहाँ पे? 10 से छोटे मतलब कौन से नंबर्स होते हैं? 1, 3, 5, 7 और ऑड नेचुरल बोलो इसको, और करेक्ट करेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। लेस देन 10, करेक्ट। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो इसके जो एलिमेंट्स है इनको हम काउंट तो कर सकते हैं ना, डॉट 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 तो नहीं लगा हुआ है ना, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी है 10, 15, 20, 1000, लाख, बट काउंट कर सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे बेटा फाइनाइट सेट, बराबर। तो और एक होता है फिर यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ओके बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। हाँ, तो ये फोर्थ टाइप होता है इनफाइनाइट सेट्स। और इनफाइनाइट सेट नाम में ही समझ में आ रहा है यार, नाम में ही क्लियर हो गया। इनफाइनाइट मतलब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। तो इसके एलिमेंट्स को अगर काउंट ही नहीं कर सकते तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल, है ना। तो एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। अच्छा सर, तो प्यारा सा एग्जाम्पल दे दो एक आधा। ले लो फिर एग्जाम्पल। सपोज एक आधा सेट लिख रहा हूं मैं, डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एकदम सिंपल एग्जाम्पल। एक्स क्या होना चाहिए बेटा? नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3। कहां तक होना चाहिए बोला है क्या? नहीं बोला। तो इसका मतलब ये तो इन्फिनिट तक चलता जाएगा, तो जाने दो ना, यहाँ पे बोला भी तो नहीं है कहां तक रुकना है, कहां पे रुकना है आपको, है ना। तो x इज अ नेचुरल नंबर बोल दिया बस। नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इन्फिनिट तक आएगा। तो यहां पे हम एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बेटा? इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेट्स। पहला क्या होता है? सिंगलटन सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, बराबर। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया, इधर देखो यहाँ पे। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से दिखाते, करली ब्रैकेट, या फिर फाई से दिखाते, बराबर। उसके बाद आता है बेटा फाइनाइट सेट, मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। इधर इनफाइनाइट है, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो ये 4 टाइप के सेट्स होते हैं, राइट। चलो फटाफट अभी कुछ एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई? वाई मतलब रीजन देना है आपको, बराबर। एम्प्टी कौन सा है, और है तो क्यों है? देखो पहला क्या बोल रहा है, पहले का सॉल्यूशन मैं यहां पे लिखता हूं बेटा। वाई मतलब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर आंसर देना है उसका। A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 ऐसा कहां होता है भाई? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी रहेगा, बराबर। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे ना फिर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन क्या बोला है? 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी, राइट। इसलिए ये वाला जो सेट है ना, वो एम्प्टी सेट है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखो, पहला तो सबको क्लियर है कि क्या बोला था उसने, हाँ, लेस देन 0 नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं होते, तो खत्म, उसका आंसर आ गया। सेकंड देखो बेटा, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जो है ना वो 0 होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा? हाँ, है ना, 0 ही ना। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू, तो उसमें 0 तो आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब ये जो सेट है
एम्प्टी तो नहीं होगा, इसके अंदर जीरो तो आ रहा है ना, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है वो है जीरो, तो ये तो एम्प्टी नहीं होगा, सो इट इज नॉट एन एम्प्टी। क्लियर। अब तीसरा है बेटा, तीसरा क्या है, सी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे सॉल्व अगर करेंगे तो 5x इक्वल टू माइनस 2 को भेज दो राइट साइड, क्या होगा +2, तो यहां से x इक्वल टू क्या मिलेगा 2/5। बट यार क्वेश्चन में बोला था कि जो x है ना वो नेचुरल नंबर है, तो क्या ये x नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, ये 2/5 यार, ये रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर ऐसा थोड़ी होता है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो 2/5 है ना बेटा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। क्वेश्चन में तो बोला था कि नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, इस सेट में बस नेचुरल नंबर लेने थे हमें, और हमें x की वैल्यू एक ही मिल गई, कौन सी 2/5, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सेट भी क्या है बेटा, एम्प्टी सेट। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन एम्प्टी सेट, खत्म। क्लियर एकदम। इस सेट के अंदर हमें बस नेचुरल नंबर लेने थे, जो नंबर मिला हमें एक ही मिला, वो भी नेचुरल नहीं है, तो इस सेट में कुछ भी नहीं बचेगा, खाली होगा सेट। तो पहला और तीसरा एम्प्टी है, ये जो दूसरा है एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर जीरो आएगा। क्लियर एकदम, एकदम क्लियर। चलो गुडे, हाँ, राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। रीजन देखिए आपको लिखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। पहला देखो, A is a set of all x such that x is less than 10, x is a natural number। 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स, तो इसके अंदर आएंगे 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स को क्या क्या आएगा फिर, 1 2 3 अप टू 10। अरे 10 से छोटे नेचुरल नंबर, इनको तो काउंट कर सकते हैं ना हम, है ना, तो इसका मतलब ये फाइनाइट है। तो रीजन क्या लेंगे बेटा, देखो हर एक में रीजन, जहां पे आपको फाइनाइट लिखना है वहां पे रीजन आएगा काउंटेबल है, इसलिए फाइनाइट है ना। और अगर आपका सेट इनफाइनाइट लिखना है आपको, तो इसका मतलब वहां पे एलिमेंट्स कैसे, अनकाउंटेबल है ना। तो शॉर्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये जो है ना ये काउंटेबल है बेटा, है ना, काउंटेबल है, इसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए कैसा है ये फाइनाइट। तो इसको मैं लिखूं यहाँ पे फाइनाइट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में आप इसको पूरा डिटेल में लिख सकते, देयरफॉर फाइनाइट। ठीक है, अब सेकंड देखो, B इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज लेस देन -1। y जो है ना -1 से छोटा है और y इज एन इंटीजर। अब -1 से छोटे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं भाई, इंटीजर देखता हूं एक बार, -1 उधर तो नहीं जाएगा, -1 -2 ऐसे छोटे तो इसकी लिमिट ही नहीं है यार कुछ, तो इधर लेफ्ट साइड में ये इनफाइनाइट तक जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट तक जाएगा, बराबर है। तो अब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट बोलेंगे। तो यहां पे रीजन लिखेंगे सबसे पहले, दिस इज अनकाउंटेबल, है ना, और ये अनकाउंटेबल इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, राइट, दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज फॉर सेकेंड वन। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड आपको क्लियर है, जहां पे हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट है, जहां पे काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट है, राइट। अब थर्ड का रीजन देखो यार, थर्ड सी वाला है ना, ये जो थर्ड है, चलो यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूं मैं, नंबर थर्ड, है ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये फर्स्ट है बेटा, ये सेकंड है, अब ये थर्ड का आंसर। सी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स है उनका सेट बनाओ बेटा। आपके स्कूल में 9th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो काउंट कर सकते हैं ना आप, है ना, तो इसका मतलब फाइनाइट है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा काउंटेबल, अगर ये काउंटेबल है तो इसका मतलब फाइनाइट भी है, तो ये फाइनाइट भी है, बराबर। नेक्स्ट, सेट अप पीपल फ्रॉम योर विलेज, इनको भी तो आप काउंट कर सकते हैं यार, आपके गांव में कितने लोग हैं, इनको आप काउंट तो कर सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल है तो फाइनाइट भी है, राइट। सेट ऑफ एपरेटस इन लैबोरेटरी, हाँ इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, आपके
जो लेबोरेटरी लैब है उसके अंदर कितने apparatus है उसको आप काउंट तो कर सकते हैं ना, तो ये भी बेटा काउंटेबल है, इसका मतलब फाइनाइट है। और सेट ऑफ होल नंबर्स काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलेंगे बेटा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, ये कैसा है, इनफाइनाइट है। लास्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो यहां पे हम लिखेंगे फिर अनकाउंटेबल, है ना। रैशनल नंबर्स जो है उसकी भी लिमिट हमें गिवन नहीं है, तो ये भी यहां पे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, राइट। क्लियर एकदम। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स आपको क्लियर है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। और रीजन अगर लिखना है तो फाइनाइट के लिए काउंटेबल लिखेंगे और इनफाइनाइट के लिए अनकाउंटेबल लिखेंगे, इतना ही होता है। अब अपने आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इक्वल सेट को मैं एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि सपोज मुझे लिखना है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड फाइल, आप ही बताएंगे मुझे, यहाँ पे लिख रहा हूं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड फाइल। तो फाइल इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ना, इसका सेट मुझे बताओ आप क्या आएगा। तो इसको मैं ए से डिनोट अगर करूंगा बेटा तो क्या आएगा, FIL E, बराबर। चलो अब दूसरा वर्ड देखते बेटा, दूसरा वर्ड क्या है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड लाइफ, है ना, फाइल हो गया। अब देखते हैं यहां पे लाइफ, अरे इसके अंदर लेटर्स तो सेम है ना, देखो FILE, तो इसका भी अगर सेट बनाएंगे ना तो भी सेम ही आएगा ना। देखो इसको भी मैं लिखता हूं, चलो इसको बी लिखता हूं, है ना, BLIF, भले ही ऑर्डर डिफरेंट है ना, देखो F यहां पे भी है, I यहां पे भी है, L भी है, E भी है, भले ही दोनों सेट में, यहां पे देखो भले ही दोनों सेट में लेटर्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, बट नंबर ऑफ लेटर्स या फिर जो लेटर्स है वो एग्जैक्टली सेम है ना। FILE, यहां पे भी FILE है, तो दोनों भी सेट्स में जो लेटर्स है, जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है, एंड दैट्स व्हाई द टू सेट्स आर इक्वल सेट्स। तो सेट की, इक्वल सेट की तो डेफिनेशन ही मिल गई हमें, क्या डेफिनेशन होगी फिर इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट की डेफिनेशन बन गई फिर सेट्स, टू सेट्स having identical से बेटर है, exactly, two sets having exactly same elements, बराबर। ऐसे दो सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे ए और बी सेट की, तो इसके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, बराबर। तो देखो यहां पे तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो द ऑर्डर ऑफ elements is different, but they are exactly same, and therefore set A is equals to set B। दोनों भी सेट कैसे है, इक्वल है, राइट, एग्जैक्टली इक्वल है। अब देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है यार, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि देखो मेरे पास वर्ड है कलर चेंज, मेरे पास एक वर्ड है लिसन,
और इसका 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 चलो लिसन के लिए हम ले सकते हैं, हाँ ठीक है, लिसन है, एक वर्ड है मेरे पास लिसन, और एक वर्ड है मेरे पास साइलेंट, करेक्ट। इनके भी आप सेट बना के देखो, सेम आएंगे। लिसन का सेट मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दो शॉर्ट में, है। सबसे पहले एल आएगा, आई आएगा, एस आएगा, ई आएगा, ई आएगा। तो एल इसके पास है क्या, देखो हाँ है, चलो एक एक कट करते हैं फिर देखते हैं। एल हाँ है, आई है, एस है, टी है, ई है, एन है, सारे के सारे तो लेटर्स है यार, बस उनका है ना अरेंजमेंट अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है, बट लिसन और साइलेंट दोनों भी वर्ड्स में लेटर्स एग्जैक्टली सेम है, तो इनका भी अगर हम सेट बनाएंगे ना तो दोनों सेट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब एक एक्स्ट्रा का नॉलेज मैं आपको बता देता हूं, आपके बुक में नहीं है बट बता देता हूं बेटा। इक्वल सेट्स की तरह एक इक्विवेलेंट सेट वर्ड होता है, इक्विवेलेंट है ना। तो इक्विवेलेंट जो है ना, इक्विवेलेंट अलग होता है बेटा। इक्विवेलेंट जो है ना, ये लिखता हूं, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है पता? इक्विवेलेंट मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, भले वो सारे के सारे डिफरेंट है, बट यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, ए सेट के अंदर मेरे पास दो एलिमेंट्स है 1 2, है ना, और बी सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 3 4। क्लियर? अब दोनों भी अलग है बेटा, दोनों भी अलग है, बट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ना। इसके अंदर भी दो, इसके अंदर भी दो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट का मतलब होता है एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ये इक्वल सेट है। और इक्विवेलेंट मतलब क्या? उनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका नंबर, काउंट सेम है, काउंट यहां पे भी दो एलिमेंट है, यहां पे भी दो एलिमेंट, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। या आपको एग्जाम में नहीं आएगा, या आपकी बुक में भी नहीं, एक्स्ट्रा का नॉलेज बता दी, हायर स्टैंडर्ड में आपको आएगा, 11th में आपको आएगा, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही याद रखो यार, जिनको लग रहा है कि नहीं यार छोड़ दो, है ना, आपके बुक में है ही नहीं, एक्स्ट्रा का नॉलेज है, एक्स्ट्रा का ज्ञान है वो। तो आपको इक्वल सेट तक आई होप सबको क्लियर है। कोई भी अगर आपको मतलब दो सेट्स गिवन होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले देखना है आपको जो एलिमेंट्स है ना वो एग्जैक्टली सेम है क्या। अगर एग्जैक्टली सेम है तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे? ये दो वर्ड्स के जो सेट बनाएंगे ना सेम आएगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इक्वल सेट बोलेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट था बेटा सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने सेट के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। उसके बाद सेट को लिखने के दो मेथड, एक होता है लिस्टिंग मेथड, दूसरा होता है रोस्टर मेथड। देन दूसरा मेथड क्या होता है? रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। नाम दो दो है ना, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, एक ही का नाम है। दूसरा सेट बिल्डर और रूल मेथड। उसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ सेट्स। चार टाइप के सेट होते हैं। कौन से कौन से? पहला सेट होता है सिंगलटन, देन कौन सा? दूसरा नल सेट और एम्प्टी सेट, देन फाइनाइट एंड देन इनफाइनाइट, और उसके बाद चौथा कंसेप्ट था इक्वल सेट्स। जिन दो सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वल सेट। आई होप सबको एकदम क्लियर है। बस यही चार टॉपिक्स आज हमें पढ़ने थे और वो सब हमने खत्म कर दिए। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे। यस, क्वेश्चन देखो, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। कौन से सेट्स इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है आपको पहले चेक करना है। देखो यहाँ पे ए, अब जस्टिफाई करना है मतलब इनको हमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो ए जो है ना, इसके अंदर क्या दिया? ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं। 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 है, तो ये माइनस 1 इधर जाके क्या होगा? प्लस होगा, तो 2 + 1 3, तो ये 3 और डिवाइड बाय 3, तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा? एक, बस एक एलिमेंट आएगा 1, है ना।
क्योंकि ये सारे x के वैल्यू का सेट है ना, तो 1 आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है भाई जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? तो ऐसा एक ही नंबर है 1, बराबर। तो यहां पे लिखते हैं नेचुरल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज 1। सो देयरफॉर बी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो रहेगा 1। ओहो, सेम आ गया। और तीसरा है बेटा, x is a set of all, sorry, c is a set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 2। 2 से छोटा नेचुरल नंबर, तो यहां पे लिखेंगे नेचुरल नंबर लेस देन 2 इज 1। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है यार? 1 ही होता है। ओहो, यहां पे तीनों भी सेट जो है ना, उनमें जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी ऑल आर इक्वल? यस, डेफिनेटली हम बोल सकते। सो हियर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों भाई ए बी सी इक्वल क्यों है? क्योंकि ऑल दी सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो यहां पे लिखेंगे ऑल सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम elements, therefore a is equals to b is equals to c, right? And in this way we have completed our today's target, right? बेटा 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और सब जो टॉपिक है विथ एग्जाम्पल हमने देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए। हर एक टॉपिक पे जितने भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस चाहिए थे, मतलब जितने क्वेश्चन लेने चाहिए थे उतने हमने लिए हैं। और आई होप कि हर एक जो बीट है आपका एकदम क्लियर होगा। तो बेटा इसी तरीके से हम आगे के और जो 2 पार्ट्स बनेंगे इस टॉपिक के, वो भी एकदम डिटेल में देखेंगे। तो बने रहो बेटा लास्ट तक। सो टुडे विल स्टॉप हियर, बाय बाय, टेक केयर।